आज का हमारा टॉपिक है HSV यानी कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड 2। इसमें मेनली हम HSV IgG और IgM रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। लक्षण, कैसे फैलता है, निदान, इलाज और क्या परहेज रखना है। HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया मैं आपको YouTube की सबसे बड़ी HIV एड्स चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो में आगे क्या जानेंगे, HSV, IgG और IgM रिपोर्ट का क्या मतलब होता है, HSV कैसे फैलता है, क्या सबको लक्षण दिखते हैं, क्या सबको इलाज करने की ज़रूरत होती है, HSV में क्या परहेज रखना होता है, क्या हर्पिस वायरस मिट सकता है, लक्षण वापस कब आ सकते हैं और हर्पिस का टेस्ट लक्षण की गैर मौजूदगी में क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हर्पिस वायरस के कितने प्रकार होते हैं। कुल मिला के 2 प्रकार होते हैं, HSV1 और HSV2। HSV1 के क्या लक्षण होते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर HSV के कारण मुंह में या तो मुंह के आसपास में पानी जैसी फुंसी, पानी भरी हुई फुंसी होती है और कम किस्सों में HSV के कारण मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट पर भी ये इन्फेक्शंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये मुंह के पास दिखने वाला इन्फेक्शन है। HSV1 कैसे फैलता है। चमड़ी के संपर्क में आने से HSV1 फैलता है। किस के कारण भी फैल सकता है। ग्लास का शेयरिंग करने से भी हो सकता है, एक दूसरे की लिपस्टिक करने से भी हो सकता है और स्ट्रो का शेयरिंग करने से भी हो सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब दूसरे पहले वाले इंसान ने इस्तेमाल किया है तो उसको हर्पिस की इन्फेक्शंस उस समय पर हो। और यदि ओरल सेक्स किया जाए तो फिर ये ओरल में से मुंह के आसपास से सामने वाले के जेनाइटल यानी कि लोकल प्राइवेट पार्ट्स पर भी HSV1 का इन्फेक्शन हो सकता है। HSV2 के क्या लक्षण है। HSV2 सिर्फ और सिर्फ मेल या फीमेल के जेनाइटल पार्ट्स पे दिखने वाला दिखता है। HSV2 में मेन लक्षण के तौर पर होने से पहले काफ़ी लोगों को खुजली आना, बर्निंग सेंसेशन होना, टिंगलिंग नमनेस होना, या तो पानी, उसके बाद पानी भरी फुंसी दिखती है और वो फूटने के बाद वहाँ पर अल्सर यानी कि घाव जैसा हो जाता है। लेकिन HSV2 के कारण मुंह के आसपास कभी भी कोई भी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होता। HSV2 कैसे फैलता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 सेक्सुअली फैलता है, जिसमें 3 किस्म के मैथुन शामिल है, मुख मैथुन, गुदा मैथुन या तो योनि मैथुन। लेकिन HSV2 का लीजन मुंह के आसपास दिखने को नहीं मिलता। मुंह के आसपास सिर्फ HSV1 का सिम्टम्स दिखते हैं और जेनाइटल यानी कि लोकल पार्ट्स पर HSV1 और HSV2 दोनों दिख सकते हैं। यदि किसी को HSV1 का इन्फेक्शन हो जाता है मुंह का, तो उसको जेनाइटल्स पर HSV1 का इन्फेक्शन होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है, लेकिन उसको HSV2 का इन्फेक्शन हो सकता है। क्या HSV1 बहुत ही आम होने वाला इन्फेक्शन है। जब भी कोई
इंसान अपना रिपोर्ट कराता है HSV1, तो 50% से भी ज़्यादा चांस है कि उसका रिपोर्ट में HSV1 में पॉजिटिव आए। तो कहने का मतलब हर 10 इंसान में से 5 इंसान HSV1 अपने जीवन में कभी ना कभी उसको हुआ है, और ज़्यादातर ये इन्फेक्शंस बचपन में हुआ होता है। तो HSV1 बहुत ही आम तौर पर देखे जाने वाला इन्फेक्शंस है। HSV का निदान, हर्पीस का निदान कैसे होता है? उसके सिम्टम्स के आधार पर भी हो सकता है। खून की जांच कर कर एंटीबॉडी यानी कि IgG या तो IgM दोनों का रिपोर्ट कर कर हो सकता है। जहां पर फुंसी जैसा हुआ है वहां पर उसको लोग उसके रुई से लेकर उसको स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के भी हो सकता है। उसका PCR टेस्ट भी आता है और कल्चर भी ऑप्शंस होता है। लेकिन ज़्यादातर किस्सों में सिम्टम्स के आधार पर ही कंफर्म हो जाता है कि ये हर्पीस है, या कुछ कंफ्यूजन वाले केस में उसका ब्लड रिपोर्ट IgG IgM से भी क्लियर हो जाता है। PCR टेस्ट और कल्चर कराने की आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ती। अब देखते हैं हर्पीस में IgG और IgM रिपोर्ट का क्या मतलब है। IgM, जब भी किसी इंसान के अंदर हर्पीस वायरस जाएगा तो 7 से 10 दिन बाद, हर्पीस वायरस है वो एक एंटीजन है, तो अपना बॉडी उसके सामने लड़ाई करने के लिए सैनिक बनाएगा जिसका हम बोलेंगे एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी 7 से 10 दिन के बाद दिखना शुरू होता है और वो करीबन खून के अंदर 2 से 3 हफ्तों के लिए रहता है। उसके बाद IgM खून के अंदर नहीं दिखते, और जो IgM है वो 2 से 3 हफ्ते के बाद 2 से 3 हफ्तों के बाद दिखना शुरू होता है, और वो अपने शरीर के अंदर पूरे जीवन भर रहते हैं। मेरे पास काफी लोग ऐसा आते हैं कि उसका हर्पीस का IgM रिपोर्ट नेगेटिव है और IgG रिपोर्ट पॉजिटिव है, और वो काफ़ी परेशान होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं हर्पीस की बीमारी से पीड़ित हूँ, अब मैं उसको क्या करूँ, और मैं कितनी भी दवाई कराऊँ तो IgG नेगेटिव नहीं होता। तो समझ लीजिए कि आपका IgM नेगेटिव है और IgG पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको पहले कभी, वो कुछ महीनों के पहले भी हो सकता है या तो सालों से पहले भी हो सकता है, कि आपको हर्पीस का इन्फेक्शन लगा था, लेकिन आपका IgM नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको हाल ही में कोई भी किस्म का इन्फेक्शन नहीं है, और जो IgM पॉजिटिव है इसका मतलब है कि आपको पहले कभी इन्फेक्शन हुआ था। तो इस किस्सों में कोई भी किस्म की दवा या तो इलाज कराने की जरूरत नहीं होती। इस परिस्थिति में आपको शरीर के अंदर कोई भी नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है, और इस समय पर किसी भी किस्म की दवाई कराने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसा आपका रिपोर्ट है तो आप निश्चिंत हो जाए और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या हर किसी को हर्पीस के लक्षण दिखते हैं? तो 70 से 80% लोगों में हर्पीस के कभी लक्षण दिखते ही नहीं है, अपने शरीर के अंदर हर्पीस होने के बावजूद भी। और सिर्फ 20 से 30% लोगों में हर्पीस के लक्षण दिखते हैं। क्या सबको इलाज कराने की जरूरत होती है? तो जिन लोगों को कोई लक्षण नहीं है, यानी कि 70 से 80% लोग को जिसके अंदर कोई लक्षण नहीं है, तो उसको कोई भी किस्म का कोई भी इलाज कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो 20 से 30% लोग हैं जो उसके लक्षण है, कोई तकलीफ है, तो उसको इलाज कराने की जरूरत हो सकती है।
मान लो कि ओरल हर्पिस है, तो यदि आप उसका इलाज कराते हो या नहीं कराते तो ज़्यादातर किस्सों में वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन यदि आपको जेनिटल हर्पिस हुआ है तो आप शुरुआती स्टेज में ही हो तो आपको इलाज कराना चाहिए। तो इलाज कराने से आपकी तकलीफ, आपके लक्षण, उसकी गंभीरता कम होगी और आप थोड़ा जल्दी ठीक हो सकते हो। लेकिन इलाज बहुत दिनों के बाद आप चालू कराओ कि नहीं कराओ, उसमें बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको इलाज कराना है तो लक्षण दिखते ही तुरंत ही उसका इलाज चालू कराना है। अब हर्पीस का टेस्ट आम बॉडी चेकअप का हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने आपको बताया कि जब हम बॉडी चेकअप आमतौर पर करते हैं तब हमको कोई तकलीफ नहीं होती, एक जनरल चेकअप कराते हैं। तो यदि हमको कोई तकलीफ है नहीं और रिपोर्ट कराया और नेगेटिव आया तब तो हमको कोई फायदा होने वाला ही नहीं था टेस्ट से। और मान लो पॉजिटिव भी आ गया तब भी आपको कोई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट पॉजिटिव है और यदि आपको कोई तकलीफ नहीं है तो इसका कोई इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आपको आम बॉडी चेकअप में, रूटीन बॉडी चेकअप में यदि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको हर्पीस का रिपोर्ट कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ना कराए, क्योंकि वो नेगेटिव आए तो भी आपको कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव आए तब भी उसका आपको इलाज कोई करना नहीं होता। तो सिफिलिस का इलाज किस आधार पर करते हैं? सिर्फ लक्षण के आधार पर। यदि आपका सिम्टम्स बहुत ही क्लियर है तो सिर्फ लक्षण के आधार पर भी उसका इलाज कर सकते हो। सिर्फ टेस्ट के आधार पर, तो सिर्फ टेस्ट के आधार पर इलाज नहीं करते। आपका टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आपको उसका कोई भी इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका आईजीजी पॉजिटिव है तभी भी आपको कोई भी, सिर्फ आईजीजी पॉजिटिव है, आईजीएम नेगेटिव है तभी भी आपको कोई भी रिपोर्ट कराने की, इलाज कराने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ बार लक्षण इतने क्लियर कट नहीं होते तो उस समय पर लक्षण के साथ साथ में टेस्ट कराने के बाद दोनों के साथ इसका इलाज करते हैं। अब एचआईवी सिफिलिस में क्या परहेज रखना होता है? तो मान लो कि आपको HSV1 यानी कि ओरल यानी कि मुंह का सिफिलिस है तो आपको सीधा स्किन का संपर्क ना हो, इसीलिए आपको उस समय दौरान किसी भी इंसान से स्किन टू स्किन टच ना हो, यानी कि किस ना करे, या कोई भी ऐसी चीज़ों का आपले ना करे कि जो चीज़ आपकी सलाइवा यानी कि लाल या मुंह के जो आसपास का एरिया है वहाँ पर टच हो, जैसे कि चम्मच, स्ट्रो, लिपस्टिक। तो ऐसी कोई भी चीज़ को एक दूसरे के साथ शेयरिंग ना करें। अब देखते हैं कि यदि आपको HSV2 है तो आपको क्या ध्यान रखना है। आपको कुछ दिन तक, जब तक आपके अल्सर्स हील ना हो जाए, फुंसी हील ना हो, सही ना हो जाए, तब तक आपको आइडियली सेक्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान वायरस के काफ़ी मात्रा में निकलते हैं और सामने आपका जो पार्टनर है उसको भी हर्पीस 2 हो जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो सबसे अच्छे रहेगा कि आप कुछ दिनों तक सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहे और कॉन्डम या तो डेंटल डैम्स दोनों का इस्तेमाल करें। वजाइनल और एनल सेक्स के दौरान आपको कॉन्डम इस्तेमाल करना है और ओरल सेक्स के दौरान एक डेंटल डैम्स यानी कि एक पतला सा लेयर आता है जो आपको इस्तेमाल करना है, तो आपके मुंह का और सामने वाले का जेनिटल्स का सीधा संपर्क नहीं हो, तो आप दोनों को इस किस्म के इन्फेक्शन से सुरक्षा मिलेगी। लेकिन याद रखिए, कॉन्डोम से आपको ये जो हर्पीस का रिस्क है वो कम होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक कॉन्डोम कवर करता है उतने ही पार्ट को ये सुरक्षा दे सकता है, लेकिन उसके अलावा दूसरे पार्ट में यदि किसी को हर्पीस है तो एक दूसरे इंसान को हर्पीस हो सकता है।
अब हर्पीस का इलाज क्या होता है? आमतौर पर हर्पीस में एसाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर, वैलासाइक्लोविर नाम की दवाई इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप इन दवाइयों का कभी भी डॉक्टर से कंसल्टेशन किए बिना अपने आप इस्तेमाल ना करें। और जब भी किसी इंसान को बार बार हर्पीस होता है तो उसको बोलते हैं रिकरेंट हर्पीस। तो उन किस्सों में सप्रेसिव थेरापी दी जाती है। वापस एचएसवी का दूसरा अटैक या तो देरी से आए या तो उसकी गंभीरता कम हो, इसीलिए लंबे समय तक इन किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल भी डॉक्टर्स करते हैं। एक आम तौर पर पूछे जाने वाला सवाल, क्या हर्पीस मिट सकता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि हर्पीस मिटता नहीं है। लेकिन आपको इससे डरने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि ये जैसे भी हर किसी इंसान को बार बार हर्पीस होता ही रहता है ऐसा नहीं होता। हम पहले ही देखा हमने कि 70 से 80% लोगों को तो कोई भी कभी भी पूरे जीवन में कोई सिम्टम्स नहीं आते, और जो भी बाकी लोग हैं 20 से 30%, यदि उसको एक से ज़्यादा बार हर्पीस होता है, दिखता है लक्षण, तब भी उसकी गंभीरता समय के ऊपर कम होती जाती है। जिस तरह से हमने यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हो कि जब मुंह की या तो आंख में कभी कभार किसी को आंख का भी मीन्स के हर्पीस होता है, तो वो हर्पीस होता है तो जो वो कहाँ जाके छुप जाता है बाद में, वो अपना नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, जो नर्व्स है, वहाँ पे जाकर वो छुप जाता है। तो वहाँ वो हमेशा पूरी जीवन भर रहने वाला है, वो वहाँ से कभी नहीं जाएगा। ठीक है, काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर कमेंट सेक्शंस में लोग कहते हैं कि हमारे पास हर्पीस का इलाज है। तो आप समझ लीजिए सब कुछ झूठ है। दुनिया में कभी कहीं भी हर्पीस का इलाज पक्का मिट जाए ऐसा कोई इलाज नहीं है। और हम जेनिटल हर्पीस में देख कि जेनिटल हर्पीस HSV1 और HSV2 दोनों के कारण हो सकता है। वो जेनिटल ट्रैक्ट के द्वारा, जो सैक्रल गैंग्लिया मतलब जो अपनी नर्वस सिस्टम का जो करोड़रज्जु का जो नीचे का पार्ट है, वहाँ की जो नर्व्स है, वहाँ पर एक सैक्रल गैंग्लिया होता है, वहाँ पर जाकर छुप जाता है। तो वो वहाँ से यदि कुछ किस्सों में उसको स्टिमुलेशंस मिले तो वापस रिएक्टिवेट होता है, या तो पूरी जिंदगी भर वहाँ से ऐसे ही पड़ा रहेगा, अपने को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो ये रिकरेंट कब हो सकता है, बार बार कब हो सकता है, वापस कब आ सकता है, एक्टिव कब हो सकता है, तो उसका आधार है कि जब किसी इंसान की यदि इम्यूनिटी कम हो जाए, HIV के वायरस के कारण उसके CD4 काफ़ी कम हो जाए, या तो किसी इंसान को कैंसर हो, कीमोथेरेपी चल रही हो, या तो स्टीरॉयड जैसी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन चल रही हो, तब ये वायरस रिएक्टिव होकर वापस सिम्टम्स देखते हैं। और समझ लीजिए कि हर्पीस चमड़ी की बीमारी नहीं है, वहाँ पर तो उसके सिर्फ लक्षण दिखते हैं। हर्पीस नर्वस सिस्टम की बीमारी है, क्योंकि हर्पीस का जो वायरस है वो जो नर्व्स है, अपना चेता तंत्र है, वहाँ पर जाकर छुपता है और वहाँ से बीमारी करता है। और आखिर में यदि आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मैं HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रणप्रिया हर शनिवार और रविवार दोपहर को 1 बजे हम यूट्यूब की हमारे चैनल्स पर या तो लाइव टॉक शो करते हैं या तो नया वीडियो अपलोड करते हैं। चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है।
समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले आप कोई भी HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेके ही आप HIV के इलाज के लिए या तो कोई भी बीमारी के लिए अपने जीवन में कोई चीज़ लागू करें। बिना डॉक्टर का संपर्क किए कोई भी चीज़ अपने जीवन में लागू ना करें। थैंक यू।